मैं रेनू मैम। बेटा कल हम कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 लिंग संज्ञा के विकार में हमने लिंक कर लिया। आज हमारा नेक्स्ट संज्ञा का विकार है वचन। तो आज हम पढ़ेंगे वचन के बारे में, वचन किसे कहते हैं तथा वचन के कितने भेद हैं। तो वचन यानी नंबर, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन क्या है कि शब्द के जिस रूप से कि किसी भी शब्द से हमें ये पता चले कि एक है या उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, यहाँ पर जो लड़का शब्द है इससे हमें पता चल रहा है कि व्यक्ति कौन कैसा है, लड़का कितने हैं, एक ही है। उसी प्रकार यहाँ पर लड़के खेल रहे हैं तो यहाँ पर हमें लड़के शब्द से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो लड़के हैं वो एक से अधिक है। इसी प्रकार से पतंग उड़ रही है यानी एक पतंग उड़ रही है, और पतंगे उड़ रही हैं यानी एक से अधिक पतंगे उड़ रही हैं। तो इसीलिए वचन है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है वो वचन है। बाईं ओर के चित्रों में एक लड़का और एक लड़की, एक पतंग है, जबकि दाईं ओर के कई लड़के और कई पतंगे हैं। बाईं ओर की चीजें हैं वो एक वचन है और जो दाईं ओर की चीजें हैं वो बहुवचन है, यानी ये दोनों एक वचन है और ये बहुवचन है। वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन का क्या अर्थ होता है? संख्या। तो परिभाषा हो गई कि इस प्रकार शब्द के जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम विशेषण की संख्या का पता चलता है वह वचन कहलाता है। कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम या विशेषण की संख्या का पता चलता है वो वचन कहलाता है। वचन के भेद, हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। हिंदी भाषा में वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन की पहचान है वो हम दो तरह से कर सकते हैं। किस तरह से? एक तो है संज्ञा सर्वनाम शब्द से, कि एक तो संज्ञा सर्वनाम जो शब्द है उससे कर सकते हैं, दूसरी है क्रिया से। तो पहले संज्ञा सर्वनाम की देखते हैं कि जैसे कुत्ता भौंक रहा है, यहाँ पर आपने कुत्ता शब्द से एक वचन की पहचान कर ली, यानी किससे आपने पहचाना? इसको संज्ञा से। ठीक है, कुत्ते भौंकते हैं, यहाँ पर इससे आपने पहचान करी बहुवचन की, तो यानी संज्ञा शब्द से आपने वचन की पहचान कर ली। फिर है वह सो रहा है। वह शब्द क्या है? सर्वनाम है, एक वचन है वह है तो, और वे सो रहे हैं, वे से आपने क्या पहचान की कि वो बहुवचन है। तो इस प्रकार से वचन की पहचान संज्ञा सर्वनाम से तो इस प्रकार हो गई। फिर है आपकी क्रिया के द्वारा पहचान की, क्रिया से हम संज्ञा और सर्वनाम की पहचान कैसे करते हैं। दूसरी है क्रिया से, क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। जैसे हाथी पानी पी रहा है। ठीक है, हाथी पानी पी रहा है, एक वचन है, हाथी है, और पी रहा है इसकी क्रिया क्या है? एक है। लेकिन हाथी पानी पी रहे हैं तो यहाँ पर हाथी एक वचन के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे हाथियों के लिए कहा है, लेकिन हमें पहचान किससे हो रही है? हमारी क्रिया द्वारा। तो ये बहुवचन है। बालक पढ़ रहा है, एक वचन है, और बालक पढ़ रहे हैं बहुवचन है। अब दोनों में बालक शब्द सेम था, लेकिन हमने उसकी क्रिया द्वारा पहचाना कि एक वचन है या बहुवचन है। आया बेटा समझ में कि जो वचन है उसकी पहचान हम दो तरह से करेंगे, संज्ञा सर्वनाम द्वारा या फिर क्रिया के द्वारा। एक वचन, अब जो एक वचन है वो क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए बंदर केला खा रहा है, मेरा बस्ता बड़ा है, मैं कल स्कूल जाऊंगी, वह कुर्सी पर बैठा है, ये सभी क्या है? एक वचन है। बहुवचन क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के रूप में पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यहाँ पर पत्ते क्या है? बहुवचन है। हम केले खा रहे हैं, केले बहुवचन। खिलाड़ियों ने मैच खेला, खिलाड़ियों बहुवचन। मैंने मिठाइयाँ खरीदी, यहाँ पर मिठाइयाँ क्या हो गई? बहुवचन। अब ध्यान देने योग्य बातें हैं कि कुछ शब्द हैं जो सदा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, कि इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। वो कौन कौन से हैं? जैसे हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, आंसू, ये शब्द हैं, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे मैंने हस्ताक्षर कर दिए, तो अब आपने देखा कि हस्ताक्षर है उसके साथ में कर दिए, दिया नहीं आया, दिया यानी कि बहुवचन में प्रयोग हुआ। कृपया दर्शन दे, मेरे प्राण निकल गए, तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द सदा एक वचन में होते हैं, जैसे पानी, दूध, दही, तो ये कितने भी हो ये हमेशा एक वचन में होते हैं। जैसे पानी ले आओ, मैंने दूध पी लिया है, दही खट्टा है। आदर देने के लिए एक व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, और कभी हम आदर प्रकट करने के लिए एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम पिताजी हैं, पापा हैं, उनको हमेशा आदर के लिए ऐसे बोलते हैं, आप आ गए क्या? आ गया नहीं बोलते कभी भी, तो आदर के लिए जैसे पिताजी आ गए हैं।
डॉक्टर देख रहे हैं, राष्ट्रपति भाषण देंगे। तो इस तरह से क्या हो गया कि हम इनको आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कुछ नियम है कि किस प्रकार से हम वचन को बदलते हैं। ए की जगह अय लगा कर के पुस्तक पुस्तकें, आंख आंखें, गाय गायें, बहन बहनें, माला मालाएं, माता माताएं, महिला महिलाएं, कन्या कन्याएं। आ के स्थान पर ए लगा के पत्ता पत्ते, छाता छाते, बस्ता बस्ते, बच्चा बच्चे, पक्का पक्के। ठीक है बेटा। ऐसे ही चंद्र बिंदु द्वारा गुड़िया गुड़िया, चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया, पुड़िया पुड़िया। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, या के ऊपर सिर्फ चंद्र बिंदु लगा दिया। और जो ऊ की मात्रा है उसमें अय लगा के चंद्र बिंदु की ऋतु ऋतुएं, धातु धातुएं, बहु बहुएं, वस्तु वस्तुएं। कुछ जो शब्द होते हैं उनको हम उनके पीछे वृंत, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्द जोड़कर ही उनके बहुवचन बनाते हैं। जैसे नेता नेतागण, अध्यापक अध्यापक वृंद, मजदूर मजदूर लोग, गुरु गुरुजन, विद्यार्थी विद्यार्थी गण। ऐसे ही कुछ वचन परिवर्तन के बाकी शब्द दे रखे हैं आपके, चूहा चूहे, गधा गधे, चीता चीते, बेटा बेटे, कथा कथाएं, कन्या कन्याएं, मुर्गा मुर्गे, पाठशाला पाठशालाएं, फूलमाला फूलमालाएं, फौज फौजें, सभा सभाएं, सिला सिलाएं, रोटी रोटियां, नारी नारियां। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी बेटा हमेशा कि जब बड़ी ई के बाद में हम बहुवचन या के रूप में लगाते हैं तो वो बड़ी ई हमेशा छोटी में बदल जाती है। उसके आगे शब्द दिखा है, बहन बहिने, भैंस भैंसे, कपड़ा कपड़े, वधु वधुएं, सखी सखियां, नदी नदियां, टोली टोलियां, मक्खी मक्खियां, पर्वत पर्वतों, समुद्र समुद्रों, संस्था संस्थाएं, बैठक बैठ के, वार्ता वार्ताएं। अब है आपके प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है बेटा आपका, वचन किसे कहते हैं उदाहरण सहित बताइए। तो उत्तर है, वचन संज्ञा का वह लक्षण है जो उसके एक या अनेक होने का बोध कराता है। या फिर आप इसकी परिभाषा लिखते हो, शब्द के एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। जैसे लड़का लड़के, पतंग पतंगे। तो परिभाषा दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हो कि शब्द के एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं, या फिर संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, वचन के कितने और कौन कौन से भेद हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखने हैं। तो वचन है उसके दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। दो दो उदाहरण हमने लिख रखे हैं, जैसे एक वचन में चूहा गधा और बहुवचन में चूहे और गधे। तो ये दोनों प्रश्न नोट करने हैं आपको नोटबुक में। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। कि जो शब्द दे रखे हैं उनके बहुवचन बनाने हैं हमें। अध्यापक का अध्यापक वृंद, माला मालाएं, ऋतु ऋतुएं, पक्षी पक्षी वृंद, तकनीक तकनीकें, डिबिया डिबियां, गली गलियां, कुत्ता कुत्ते। आगे है रेखांकित पद के आपको वचन बताने हैं। हस्ताक्षर, आपको पहले हस्ताक्षर बताया था, आगे क्या होता है, बहुवचन होता है। पौधे बहुवचन, तकनीक एक वचन, ऋषियों बहुवचन, मनुष्य एक वचन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। कुत्ता भौंक रहे हैं, तो क्या आएगा, कुत्ते भौंक रहे हैं। मैं 3 दर्जन केला खरीदा, क्या आएगा, मैंने 3 दर्जन केले खरीदे। लड़कियां पढ़ रही हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा, लड़कियां की वचन की दृष्टि से शुद्ध करना है कि लड़कियां पढ़ रही है। यहाँ पर रही है नहीं, एक वचन है। तो यहाँ पर हम दो तरह से इसको सही कर सकते हैं कि लड़की पढ़ रही है या फिर लड़कियां पढ़ रही हैं। आपको सिर्फ इस वाक्य में क्या करना है, यहाँ पर जो है उसके ऊपर बिंदी लगानी है तो वो बहुवचन बन जाएगा। पांडव 5 भाई था, पांडव 5 भाई थे। नेक्स्ट है, कौवा पेड़ से उड़ गया, तो क्या आएगा इसमें, बहुवचन। जो हमें बहुवचन चेंज करना है, कौवे पेड़ से उड़ गए। कपड़ा छत पर सूख रहा है, कपड़े छत पर सूख रहे हैं। लड़की पुस्तक पढ़ रही है, लड़कियां पुस्तक पढ़ रही हैं। अध्यापिका पाठ पढ़ाएगी, अध्यापिकाएं पाठ पढ़ाएंगी। ये है, निम्न शब्द को वचन बदलकर आपको वाक्य में दोबारा से प्रयोग करना है कि मक्खी का हो गया मक्खियां, पुस्तक का हो गया पुस्तके का हो गया पुस्तक, आंख का आंखें, वस्तु, कवि का हो गया कविगण। तो ये बेटा इसमें मैंने आपको बता दिया है, बाकी जो आपको वाक्य में प्रयोग है ये आप अपने आप से करना वाक्य में प्रयोग। नेक्स्ट है, ऐसे 4 शब्द लिखिए जिनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो वो शब्द हैं पानी, वर्षा, घी और चाय।
और ऐसे 4 शब्द जिनका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है वो है प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन और आंसू। तो बेटा ये सभी एक्सरसाइज आपको नोटबुक में नोट करनी है और दोनों प्रश्न आपको एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करनी है और प्रश्न उत्तर आपको नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू। Very warm welcome to all students in our YouTube channel of online classes. So students, as you know, in our previous video we start a new chapter number 15, water. In this in previous video we study about some introduction of how water is useful, how much percent water is present on earth, and extra other things. So students, in today's video we study about uses of water and sources of water. In uses of water, students, we study how water is used for human beings, animals, plants and other living things. Also in sources of water we know how water is obtained from other sources of water like groundwater, rainwater, ocean and sea. In from we can obtain water. Also uses of water, we have to know that water is also useful to regulate our body temperature and other things. Also water is used in very basic necessity in our daily life. So students, let's start our today's topic. So water for living organism, this is our today's topic. So students, let's start. All living organisms need water. Water plays an important role in large number of life ऑर्गेनिज्म। अब क्या कह रहा है, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। सो वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लार्ज नंबर ऑफ लाइफ प्रोसेस। अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। अब क्या कह रहा है, जितने भी लाइफ प्रोसेस उसमें वाटर सबसे ज़्यादा रिक्वायर होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 70% ऑफ हमारा बॉडी वेट है, ह्यूमन बॉडी वेट है, वो वाटर से मिलकर बना होता है। सो वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर बॉडी इन द फॉलोइंग वेज। अब क्या कह रहे हैं, जो वाटर है कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन फॉलोइंग वेज में, कई तरीके से। फर्स्ट है आपका, वाटर इज़ ए गुड सोलवेंट। वाटर इज ए गुड सोलवेंट का मतलब है वाटर अपने अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को घोल लेता है। तो सोलवेंट क्या होगा, जो इसके अंदर कुछ भी मल्टी सब्सटेंस मिक्स हो जाती है, जैसे साल्ट, शुगर। द न्यूट्रिएंट्स एंड साल्ट्स प्रेजेंस इन अवर बॉडी फूड get dissolved in water so that our body is able to absorb them easily। अब क्या कह रहा है, जो वाटर है एक गुड सोलवेंट होता है, ठीक है। तो फूड के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स और साल्ट प्रेजेंट होते हैं वो पानी में इजीली डिसोल्व घुल जाते हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है, फिर उसको इजीली एब्जॉर्ब करती है। आपको पता है न्यूट्रिएंट्स और फूड डिसोल्व हो जाता है तो हमारी बॉडी में पूरी तरीके से इजीली से लिक्विड है वो क्या कर सकता है, फ्लो आउट कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है उनको ईजिली न्यूट्रिएंट्स को। वाटर डिसोल्व्स द वेस्ट मटेरियल्स ऑफ द बॉडी विच आर रिमूव्ड एज यूरिन। आप क्या कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल होते हैं वो यूरिन के रूप में क्या है, क्या हो सकते हैं, बाहर रिमूव्ड आउट होते हैं, बाहर रिमूव हो सकते हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वाटर है वो वेस्ट मटेरियल को भी रिमूव करने में बॉडी से हेल्प करता है। आल्सो वाटर रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर बाय द प्रोसेस ऑफ स्वीटिंग। अगर हमारी बॉडी में पसीने आते तो हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है, मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है स्वीटिंग की वजह से, पसीने की वजह से। इन समर्स वाटर एवोपरेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ आवर बॉडी बाय टेकिंग अवे हीट एंड कूल्स आवर बॉडी। अब ये क्या कह रहे हैं, गर्मियों में हमारी बॉडी से जो पानी एवोपरेट भाप बन के बाहर निकलता है हमारी बॉडी के सरफेस से, तो ये कहता है जो उस वाटर जो एवोपरेट हुआ है उससे हमारी बॉडी की है हीट भी वो रिमूव होते हैं और हमारी बॉडी को क्या है, कूलनेस फील होती है, ठंडा ठंडापन फील होता है। वो सब किसकी वजह से होता है, वाटर की वजह से होता है। नेक्स्ट इज़ वाटर हेल्प्स इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो वाटर है वो पानी है, प्लांट्स की जर्मिनेशन के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी काफ़ी रिक्वायर होता है, काफ़ी ज़रूरी होता है। वाटर हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय प्लांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपको पता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सब क्या है आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रिक्वायरमेंट होते हैं। तो अब ये कह रहा है कि जो वाटर है वो फूड के प्रिपरेशन, जो प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते, खाना बनाते हैं अपने, उसमें क्या है, फूड रिक्वायर होता है, ज़रूरी होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसके थ्रू वाटर हेल्प्स करता है। वाटर डिजोल्व्स द न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल दैट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ प्लांट। अब क्या क्या कह रहे हैं, जो वाटर है वो
न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व करता है सोइल में, दैट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ प्लांट। अब क्या कर रहे हैं, जो सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ईजिली पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं, उसके बाद रूट की मदद से ये जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स है वो पूरी प्लांट्स की बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वाटर आल्सो एक्ट एज अ मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू द अदर। अब क्या कह रहे हैं, जो वाटर एक मीडियम, एक माध्यम के रूप में काम करता है, किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर एक मीडियम का काम करता है, एक माध्यम का काम करता है, जिसकी वजह से जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर से हम ये जानते हैं कि जो वाटर है वो काफ़ी रिक्वायरमेंट होता है, किसके लिए, ह्यूमंस के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए। ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए वाटर है वो सबसे ज़्यादा रिक्वायर होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है वाटर। काफ़ी सारे फंक्शन हैं जो वाटर प्ले करता है इन आवर लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट अदर यूजेस ऑफ वाटर। सो वाटर इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पज़, लाइक जो वाटर अदर वेरियस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया, अभी तो मैंने पढ़ाई वो तो थी, कुछ और है जो डेली आप यूज़ करते हैं, डेली नेसेसिटीज़ में आपके रिक्वायर होते हैं, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर कुकिंग, फॉर बाथिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग, फॉर इरीगेशन। आपको ड्रिंकिंग का मतलब पता है, पानी पीना, कुकिंग मतलब खाना बनाने में पानी का इस्तेमाल हो रहा है, नहाने के लिए, वॉशिंग करने के लिए, क्लीनिंग सफाई करने के लिए इनमें पानी का इस्तेमाल हो रहा है। इरीगेशन, इरीगेशन का मतलब है स्टूडेंट्स, इजी इरीगेशन, जब आप खेतों में पानी देते हैं उस प्रोसेस को आप इरीगेशन कहते हैं, चाहे वो ट्यूबवेल के थ्रू हो, चाहे आप फव्वारे लगाते हो उसके थ्रू हो, किसी भी प्रोसेस के थ्रू जो आप अपने प्लांट्स को, अपने फील्ड को पानी दे रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, इरीगेशन। जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पानी की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो मेडिसिनल एंड केमिकल इंडस्ट्री, जो मेडिसिनल केमिकल इंडस्ट्री है उसमें भी आप पानी का इस्तेमाल करते हैं। ए हैबिटेट फॉर मैराइन लाइफ, और जो समुद्र की लाइफ है उसमें भी क्या है, इस्तेमाल होता है पानी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड, आप समुद्र में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी आपको पानी होता है। आप देखिए समुद्र के ऊपर आपकी जहाज वहाज चलती है तो वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है ना पानी का। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो आपने अभी पढ़ी है, जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब डैम में पानी को इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड हैबिटेट, ये आपके इसकी पिक्चर्स है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनी सोर्सेज, सम मेजर सोर्सेज आर एज फॉलो। अब क्या कह रहा है, वाटर काफ़ी सोर्सेज होते हैं वाटर के ऑब्टेन करने, कुछ मेजर सोर्सेज है, ओशन है, सीज, रेन वाटर, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। Ocean and seas. More than 2/3 of the Earth's surface is covered with sea and ocean. So students, I already tell you that 3/4 of our Earth's surface is covered by water. So in ocean and sea 2/3, 2/3 जो भाग है अर्थ सरफेस का वो हमारे किससे कवर्ड है, सी और समुद्र एंड ओशन से कवर्ड है। सो मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज स्टोर्ड इन सी एंड ओशन। तो हम ये बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पानी है वो समुद्र के रूप में आपका अर्थ पे प्रेजेंट है। दस वाटर कैन नॉट बी यूज ड्यू टू द लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट डिजोल्व इन इट, ड्यू टू साल्ट दिस वाटर इज कॉल्ड सलाइन वाटर। आप क्या कह रहे हैं, आपकी सी और ओशन में जो वाटर है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन हम उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस पानी में क्या नमक होता है। आपको पता है सी और ओशन वाटर है कि साल्टी होता है, नमकीन होता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, सलाइन वाटर बोलते हैं, ओशन एंड सीज वाटर को। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टूडेंट्स रेन वाटर। रेन वाटर इज कंसिडर्ड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। जो रेन वाटर है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है नेचुरल वाटर का। इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ वाटर। ये क्या होता है, वाटर का मेजर सोर्स होता है। सो रेन वाटर फ्लोज इनटू रिवर्स एंड लेक्स। इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन आवर कंट्री। अब क्या कह रहे हैं, जो रेन वाटर नेचुरल सोर्स है, सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स ऑफ वाटर, जो मतलब प्योरेस्ट फॉर्म है, ड्रिंकिंग वाटर का जो फॉर्म है सबसे ज़्यादा आपको रेन वाटर से मिल रहा है। रेन वाटर है लेक्स और रिवर्स में फ्लो बहती है। तो हम ये बोल सकते हैं जो इरिगेशन होता है हमारी कंट्री में उसका सबसे ज़्यादा सोर्स है रेन वाटर। ठीक है, इरिगेशन में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अपने फील्ड में जो पानी देते हैं उसे इरिगेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज सरफेस वाटर। वाटर दैट इज कॉमनली फाउंड एवरीवेयर एंड विच वी कैन सी एवरी डे इज कॉल्ड द सरफेस वाटर। अब क्या कर रहा है, वो वाटर जो कॉमनली आप हर जगह दिखाई देते हैं और हर जगह हर दिन दिखाई देखते हैं, उसे हम सरफेस वाटर कहते हैं। इजीली समझ में आएगा।
एवरीवेयर एंड एवरी डे, जो वाटर आप हर जगह और हर दिन देख रहे हैं वो आपका सरफेस वाटर होता है। द रेन वाटर दैट इज कलेक्टेड इन रिवर्स, लेक्स, पोन्ड्स, कैनाल एंड स्प्रिंग्स फॉर्म द सरफेस वाटर। आप क्या कह रहे हैं, जो रेन वाटर जो आपके रिवर, लेक्स, पोन्ड्स एक्सेट्रा इन सब में इकट्ठा होता है वो क्या बनाता है, आपका सरफेस वाटर फॉर्म बनाता है। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या हो, ग्राउंड वाटर इज द वाटर दैट सीप्स थ्रू द सोइल एंड कलेक्ट्स अबव द नॉन पोरस रॉक डीप अंडर द ग्राउंड। अब क्या कह रहा है, जो ग्राउंड वाटर है वो पानी होगा जो आपकी, जैसे आपकी ग्राउंड है सरफेस पे, सोइल के सरफेस पे गिरता है, फिर सोइल के अंदर जो पोर्स और नॉन पोरस रॉक्स होती हैं उनमें कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर। नॉन पोरस रॉक का मतलब है जो किसी भी चीज़ को अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उनमें पोर्स नहीं होते हैं। दिस वाटर कैन बी एक्सट्रैक्टेड फॉर यूज बाई डिगिंग वेल्स एंड बोर वेल्स। अब क्या कह रहे हैं, इस ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हम, कुएं बना के, ठीक है, और बोर वेल्स का इस्तेमाल करके हम पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे होते हैं। ग्राउंड वाटर मतलब ग्राउंड के नीचे जो पानी होता है, तो उसको हम कुएं बनाकर इन सब का इस्तेमाल करके ही कर सकते हैं। द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ एट अ गिवन प्लेस इज कॉल्ड वाटर टेबल। अब क्या कह रहे हैं, जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे, उसे हम क्या कहते हैं, वाटर टेबल बोलते हैं। ठीक है, क्या, लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के नीचे कुछ लेवल होते हैं, उन लेवल को हम क्या बोलते हैं, वाटर टेबल बोलते हैं। दिस वाटर इज पम्प्ड आउट बाय फार्मर्स टू बी यूज्ड फॉर इरीगेशन। अब क्या कह रहे हैं, ये जो वाटर होता है फार्मर्स है वो बाहर निकालते हैं, किसके लिए, इरीगेशन का इस्तेमाल करने के लिए, अदर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। So the consumption of water for daily activities depend on the weather condition. During summer we need more water than in winters. अब क्या कह रहे हैं, जो हम पानी पीते हैं वो डिपेंड करता है मौसम पे, जैसे कि हम गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हैं एज कम्पेरिजन टू विंटर, सर्दियों के। सो सोर्स ग्राउंड वाटर के क्या क्या सोर्सेज है, वेल्स, स्प्रिंग्स, पोलर आइस कैप्स। तो वेल्स, द अर्थ सरफेस इज डग डीप टू गेट वाटर फ्रॉम अ वेल और ट्यूब वेल टू ऑब्टेन ग्राउंड वाटर ऑन द सरफेस। कुएं बनाए जाते हैं कि अब सरफेस को खोदा जाता है बहुत नीचे तक, ताकि हम वेल, एक कुआं बना सके या ट्यूबवेल का इस्तेमाल कर सके पानी को सरफेस पे लाने के लिए। Springs are a source of pure water supply if they are not contaminated by pollutants passing through the soil। अब क्या कह रहे हैं, जो स्प्रिंग्स है, झरने हैं, वो सबसे ज़्यादा प्योर वाटर सप्लाई होते हैं। अगर उनमें मिट्टी के कुछ भी पोल्यूटेंट्स, मतलब मिट्टी के कुछ भी पोल्यूटेंट्स मतलब क्या है, कुछ भी ऐसे गंदे पदार्थ है जो सोइल में प्रेजेंट होते हैं, कंटामिनेट, ख़राब करते हैं, पानी को गंदा करते हैं, अगर वो ना हो तो वो सबसे प्योर वाटर सप्लाई है स्प्रिंग्स का। थर्ड इज पोलर आइस कैप। The water in the Arctic and Antarctic is frozen into glaciers and polar ice caps. The water present in high mountain ranges like Himalaya is also frozen. अब क्या कह रहे हैं, जो आर्टिक और अंटार्कटिक रीजन है उनमें जो पानी है वो पोलर आइस कैप में, ग्लेशियर्स में जमा हुआ है। ऐसे ही हिमालयाज में जो पानी बर्फ के रूप में जमा होता है हाई माउंटेन्स पे। So students, you have to write down short answer type question in your fair notebook. Question number first is, what is the importance of water for living beings? जो वाटर है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है लिविंग बींग्स के लिए, तो एक हम जानते हैं जो वाटर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सभी लाइफ प्रोसेस में, लाइक रेस्पिरेशन, जर्मिनेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, गिव वन रीज़न फॉर अकरेंस ऑफ फ्लूड। फ्लूड मतलब बाढ़ के आने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो बाढ़ आने का सबसे बड़ा कारण है हैवी रेनफॉल। ठीक है, तो आंसर होगा आपका हैवी रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, वाई शुड वी सेव वाटर। हमें पानी को क्यों बचाना चाहिए, तो हमें पानी को इसलिए बचाना चाहिए कि वाटर है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस टू बिल्ड द लाइफ ऑन आवर प्लानट। आवर प्लानट या किसी भी प्लानट पे जिंदा रहने के लिए जो वाटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। तो और जो वाटर है वो डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कुकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए एक्सेट्रा। सो हम ये बोल सकते हैं कि वाटर को हम बचा रहे हैं हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए, इसलिए वाटर है वो इसको इम्पोर्टेंट है, हमें इसे सेव करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट दिस 3 क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। Good morning, 6th class. So let's start our today's maths class. So let's start our exercise 6.2, in which third question is compare greater or less to the following decimal. Decimal में हमें क्या करना है, यहाँ पे compare करना है। compare के लिए हम क्या देखते हैं यहाँ पे decimal, first of all we have to make the terms same, मतलब कि like decimals में change करेंगे हम। first of all
In case here we have one digit before the decimal point, so अगर in case यहाँ पे 2 हो और यहाँ पे 1 हो तो क्या करेंगे हम सिंपली उसके आगे एक 0 प्लेस कर देते हैं, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद अगर यहाँ पे डिजिट्स इक्वल ना हो तो हम क्या करते हैं उसके जस्ट बाद एक 0 या 2 0 ऐसे हम प्लेस करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 3 है और यहाँ भी 3 है तो सेम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो 0, यहाँ भी क्या है 0, बोथ ऑफ आर इक्वल्स, ठीक है ना। सेकेंड वन इज 3 और इधर भी 3 है, सेम है। नेक्स्ट वन इज 4 और इधर कितना है 2, विच वन इज ग्रेटर 4, तो दिस टर्म इज ग्रेटर देन सेकेंड टर्म, ठीक है। सेकेंड पार्ट है 22.13 एंड 22.132। अब यहाँ देखो डेसिमल पॉइंट के जस्ट पहले तो 2 टर्म्स है और यहाँ भी 2 डिजिट ही है, लेकिन यहाँ कितनी है 2 और यहाँ कितनी है 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमें क्या करना होगा, एक 0 ऐड करके सेम हो गई। अब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज 2, यहाँ भी 2 है, फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज 2, here is 2. Now decimal point, here we have decimal point. Now third one is after decimal point we have 1 and 1, 3 3 and then 0 and 2. Which one is greater? 2 is greater. So simply साइन का हो जाएगा इधर, ठीक है। थर्ड है 18.632 and 28.972, ठीक है। And we have that both of these before decimal point we have 2 digits and before decimal point here we have also 2 digits, so same है हमारे पास। After the decimal point we have 3 digits and here we also have 3 digits, so same है। Simply compare करना है तो फर्स्ट टर्म देखो यहाँ 1 है और यहाँ कितनी है 2, तो यहीं पे डिफरेंशिएट हो गई, कौन सी टर्म ग्रेटर है, दिस वन। सो क्या हो जाएगा 18.632 इज लेस देन 28.972, ठीक है। फोर्थ पार्ट आपको ट्राई करना है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द स्मॉलर टर्म, देन उससे ग्रेटर एंड देन सबसे ग्रेटेस्ट, ठीक है। सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे यहाँ पे। तो डेसिमल पॉइंट्स में तो हम क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट वी हैव द सेम डिजिट्स, ठीक है। 2 here again 2 and 2 सेम है। जस्ट बिफोर द डेसिमल नंबर वी हैव 1, here we have 1 और here we have 2, तो मैक्सिमम डिजिट कितनी है 2, तो वी हैव टू मेक ऑल द डिजिट्स। तो क्या करते हैं हम उसके आगे एक 0 प्लेस करते हैं, ना कि उसके पीछे, ठीक है। ये तो एज इट इज उसी में था 08.0, ठीक है। अब क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लेना है, सबसे स्मॉलेस्ट टर्म लेनी है। Here we have 0, 0, 2 and 0. This one is the greatest. तो अब हमें क्या सिर्फ 3 वैल्यूज है, इनमें हमें क्या लेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट लेंगे। देन नेक्स्ट टर्म पे जाओ, 0 यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, विच वन इज स्मॉलर, दिस वन। सो ये क्या आती है हमारे पास, फर्स्ट टर्म हो गई, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे इन दोनों में ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ 0 0 तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर क्या हो गया यहाँ पे 2। सेकेंड टर्म पे जाते हैं इन दोनों में 7 और 8, विच वन इज स्मॉलर, 7, 07.34 एंड देन उसके बाद क्या आएगा 08.02 एंड द नेक्स्ट वन विच वन इज ग्रेटेस्ट इज 28.02, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास 7.82, 7.02, 0.07, 7.17, 7.71 and 7.007, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर द डेसिमल प्लेस वी हैव 1 डिजिट्स, ठीक है, तो कोई एडिशन नहीं होगा 0 का ना। देखो आफ्टर डेसिमल पॉइंट वी हैव 2, हियर वी हैव 2 डिजिट्स, लेकिन यहाँ कितनी है 3 डिजिट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज 3 डिजिट्स में। तो क्या हो जाएगा, सिंपली आफ्टर द डिजिट्स वी हैव टू ऐड अ 0, 70, then 7.170, 7.710 and here we have ऑलरेडी 3 डिजिट्स, ठीक है। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट टर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल 7 7 0 7 7 and 7, विच वन इज स्मॉलर, दिस वन 0 वाली टर्म। तो यही क्या होगी हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट टर्म होगी, ठीक
ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखो, अब सब जगह 7 7 था, उसके अलावा अब सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। आफ्टर डेसिमल पॉइंट वी हैव 8, हियर वी हैव 0, ये नंबर हो चुका है। हियर वी हैव 1 7 एंड 0। सो 0 और 0 स्मॉलेस्ट है, मतलब ये दोनों टर्म्स है। अब इनमें से देखनी है विच वन इज मोर स्मॉलर। सो 0 दोनों में सेम है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म देखते हैं, यहाँ 2 और यहाँ 0, विच वन इज स्मॉलर, दिस वन। ठीक है, तो सेकंड टर्म आ जाएगी हमारे पास 007 और थर्ड टर्म आ जाएगी 7.020। Now this term is already done and this term is also done. Now here we have 3 digits, 3 numbers are there. ठीक है, so first of all 7 7 सब में सेम था फर्स्ट वैल्यू। Now डेसिमल के बाद 8 और यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ कितना है 7, which one is smaller, this one 7.170. Now this number is also done. Now here we have 2 numbers left. So 7 यहाँ है और यहाँ कितना है 8, which one is smaller, this one. So comma 7.710 और उसके बाद दिया जाएगा 7.820। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ट्राई करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन। रेस्ट ऑफ द 2 parts you have to try yourself. Now the fifth question is, so in the fifth question we have arrange the following decimal in डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें क्या करना है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीजिंग टर्म, मतलब सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे ग्रेटेस्ट लेंगे और डिक्रीज होते हुए मतलब कि स्मॉलर 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 ऐसे वैल्यूज होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन सेम रूल होगा कि वी हैव टू मेक द फ्रैक्शन इनटू लाइक, सॉरी डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। ठीक है, हियर वी हैव 1 डिजिट बिफोर डेसिमल, वी हैव 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 2 डिजिट, तो मैक्सिमम कितना है 2। तो हमें सबको क्या करना होगा, पहले इसके जस्ट बिफोर द नंबर वी हैव टू ऐड आ 0। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे पास 2 में था और ये भी हमारे पास 2 डिजिट्स में ही है। ठीक है, और ये जो थे उसके बाद वाली टर्म्स क्या है, दो ही है, 2 डिजिट्स ही है, तो इसीलिए हमने उनमें कोई एडिशन नहीं करा। ठीक है, आप सिंपली क्या करना है, सबसे पहले सबसे ग्रेटेस्ट टर्म देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखो फर्स्ट टर्म क्या है 0, यहाँ भी 0, यहाँ 7 और यहाँ 1, विच वन इज ग्रेटर 7। सो फर्स्ट टर्म वैल्यू क्या आ गई 72.07। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज 0 0 7 तो हो चुका है ये, और 1, विच वन इज ग्रेटर 171. ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ दोनों में ही 0 0 फर्स्ट डिजिट है। ठीक है, तो नेक्स्ट डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज पे जाते हैं, 0 और हियर वी हैव 1, तो विच वन इज ग्रेटर 1 वाली, तो 0.11 एंड लास्ट वन इज 0.07। ठीक है, असेंडिंग में क्या देखते जा रहे थे हम, विच वन इज स्मॉलर, और इसमें क्या देख रहे हैं विच वन इज ग्रेटर, एंड उसके बाद हम उन्हें उस पुट करते जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका फोर्थ पार्ट जो है वो है 9.01 9.09 9.00001 9.10 9.9। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर द डेसिमल नंबर, बिफोर द डेसिमल पॉइंट वी हैव 1 डिजिट 1 1 1 एंड 1। ठीक है, एडिशन नहीं होगा यहाँ पे। आफ्टर डेसिमल 2 2 3 2 एंड 1, विच वन इज ग्रेटर 3। सो क्या करेंगे हम, हर कहीं में क्या बनाएंगे 3 टर्म्स। तो आफ्टर द डेसिमल नंबर, आफ्टर द पॉइंट्स वी हैव टू ऐड आ 0। ठीक है, यहाँ पे भी कितने 9.09, तो 0 एक एडिशन में जाएगा, ये ऑलरेडी 3 डिजिट्स में ही है। सेकेंड वन इज 1 0 एंड एक और 0 जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 0 जाएगा। ठीक है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर करें मतलब ग्रेटर टर्म ढूंढनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, 9 9 9 एंड 9 सब जगह सेम है। ठीक है, डेसिमल के बाद वाला देखते हैं 0 0 0 1 एंड 9, विच वन इज ग्रेटर 0 0 1 और 9 में 9, तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 9.900। ठीक है, ये टर्म हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं 9 9 तो सेम था, 0 0 0 एंड 1, विच वन इज ग्रेटर 1 वाली टर्म, तो सिंपली सेकेंड टर्म क्या आ गई 10। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों टर्म्स क्या थी 0 0 थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं 1 9 0, विच वन इज ग्रेटर दिस वन, 9 वाली टर्म ग्रेटर ना, तो 9.090। ठीक है, अब क्या बचा, ये भी हो चुका है, ये भी, सिर्फ ये 2 टर्म्स बची। यहाँ तक हम कंसिडर कर चुके थे 0 0 था, यहाँ 1 है और यहाँ कितना है 0, विच वन इज ग्रेटर दिस वन, तो क्या जाएगा 9.010 एंड लास्ट वन इज 9.001। ठीक है, सो हमें क्या करना है यहाँ पे डिसेंडिंग में क्या देखते हैं, फर्स्ट वन सबसे ग्रेटेस्ट एंड देन उसके स्मॉलर स्मॉलर टर्म्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सिंपली कंपेयर करते जाते हैं बाय
टर्म बाय द सीक्वेंस वाइज यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम हमेशा, लेफ्ट टू राइट आते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू नोट ऑल द कंटेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 6. In previous class we have completed our 4th chapter of history, the birth of a civilization. We do the long question answer in previous class. Today we start our new chapter, 5th chapter of history, the Vedic age. Our focusing point are the coming of Aryans, the Vedas, the early Vedic age and megaliths. Now we start our class with the topic the dawn of a new civilization, कि नई सभ्यता का उदय। डॉन का मतलब क्या होता है? जब सुबह होती है ना, मॉर्निंग होती है, तो उसमें जो सुबह रेड रेड कलर का हम आसमान में देखते हैं ना, तो उसी को क्या कहते हैं? डॉन कहते हैं, उषा काल। द इंडस वैली सिविलाइजेशन केम टू एन एंड अराउंड 1500 BCE, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका अंत लगभग 1500 ईसा पूर्व हो गया था। With its end one can see the emergence of a new culture in the Indian subcontinent. और इसी के साथ, इसके अंत के साथ हमें देखने को मिलता है भारतीय उपमहाद्वीप में एक नई संस्कृति। The Vedas were composed during this period and hence it is known as the Vedic age. इस टाइम में क्या हुआ? वेदों का निर्माण हुआ, वेदों का कंपोजिशन हुआ, वेद लिखे गए और इसी को वैदिक एज कहते हैं। रामायण एंड महाभारत, the two great epics were also composed during this period, कि रामायण और महाभारत जो दो ग्रेट एपिक्स हैं, ग्रंथ हैं, वो भी इसी टाइम में कंपोज्ड हुए, लिखे गए। द लिटरेरी सोर्सेज thus provide a lot of information about the lives of the people during the Vedic age. और जो लिखित सोर्सेज हैं वो हमें बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करवाते हैं, इस वैदिक एज के लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द कमिंग ऑफ द आर्यंस, कि आर्यंस का आना। क्योंकि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका एंड भी किस लिए हुआ था? हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि आर्यन, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ आर्यन, ठीक है। द वैदिक एज इज मार्क्ड बाय द कमिंग ऑफ द आर्यंस, की वैदिक एज एक मतलब कि चिन्ह है आर्यंस के आने का। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, आर्यन वर कैटल हर्डर फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड दे माइग्रेटेड टू इंडिया इन सर्च ऑफ पॉस्चर्स, कि जो आर्यंस हैं वो कैटल हर्डर्स हैं, मतलब चरवाए हैं मध्य एशिया के, और वो भारत के अंदर किस लिए आए हैं? काम की तलाश में आए हैं। सम ग्रुप्स, सम कुछ पहचान बनाने के लिए आए हैं। सम ग्रुप्स ऑफ आर्यंस सेटल्ड इन इंडिया एंड दे आर नोन एज इंडो आर्यंस, और कुछ ग्रुप्स जो आर्यंस के थे वो भारत के अंदर रह गए और उनको क्या कहते हैं? इंडो आर्यन कहते हैं। दे आर बिलीव्ड टू हैव स्पोकन द संस्कृत लैंग्वेज, और वो बिलीव करते हैं संस्कृत लैंग्वेज बोलने में। दे एंटर्ड इंडिया इन वेव्स स्ट्रेटिंग अराउंड 15,000 BCE, और वो भारत के अंदर जो एंटर हुए कब हुए? 1500 BCE में। द फर्स्ट सेटल्ड इन द सप्ता सिंधु लैंड ऑफ 7 रिवर्स रीजन एंड लेटर स्प्रेड टू अदर रीजन्स, कि सबसे पहले वो सप्त सिंधु जो जगह है, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, जो रावी, झेलम, चिनाब, व्यास, सतलुज, ये जो रिवर्स हैं अपने जम्मू कश्मीर, पंजाब इधर से जो निकलती हैं, वो वाला एरिया है ये। तो वहाँ पे पहले ये बसे और फिर पूरे भारत में फैल गए। सप्त सिंधु कंप्राइज ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, पंजाब एंड पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, कि ये जो क्या थे? ईस्टर्न पार्ट थे, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ये सबसे पहले रहने लगे। Owing to some similar religious practices between the Aryan and the Harappan people, some historians refute the theory that Aryan are foreigners who came to Central Asia. और इसी सिमिलर ग्रुप प्रैक्टिस बिटवीन आर्यन एंड हड़प्पन, कि आर्यन और हड़प्पन के बीच में सिमिलर धार्मिक प्रथा होने के कारण कुछ हिस्टोरियन ये कहते हैं कि जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से नहीं आए थे। दे आर्ग्यू दैट द आर्यन वर डिसेंडेंट्स ऑफ द हड़प्पन पीपल, और वो कहते हैं कि जो आर्यंस हैं वो वंशज हैं हड़प्पन लोगों के। देयर ओरिजिन माइट बी unclear, but it is generally accepted that the Aryan made a significant contribution to Indian culture,
कि ये क्लियर नहीं है कि वो कहाँ से आए थे, उनका उत्पन्न, वो ओरिजिन कहाँ से हुआ था, लेकिन आर्यंस का भारतीय संस्कृति के अंदर, भारतीय संस्कृति को बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान है। द वेदा, इन संस्कृत वेदा मीन्स विजडम और नॉलेज, कि संस्कृत के अंदर वेद का मतलब है विजडम। विजडम यहाँ पे ईमानदारी से है, बुद्धिमता से है, और ईमानदारी नहीं बेटा, बुद्धिमता, ठीक है, और नॉलेज से है, ज्ञान से है। फॉर हिंदूज द वेदास आर द ओल्डेस्ट स्केयर्ड टेक्स्ट एंड दे आर ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द वैदिक एज, कि फॉर हिंदू वेद जो है सबसे ओल्ड टेक्स्ट हैं, सबसे पुराने टेक्स्ट हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन के, महत्वपूर्ण सूचनाओं का सोर्स है वैदिक एज का। द वेदास वर फर्स्ट कंपोज्ड वर्बली एंड वर पास्ड डाउन थ्रू जनरेशंस, कि जो वेद थे वो पहले वर्बली मतलब मौखिक रूप में कंपोज्ड हुए थे, एंड वर पास्ड डाउन थ्रू जनरेशन, और जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर आए थे। These were eventually written down in संस्कृत, और वो मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा में। There are 4 वेदास, namely ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, कि 4 वेद हैं हमारे यहाँ पे। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। Many other texts were also composed during this period, और भी बहुत सारे लिखित जो टेक्स्ट हैं, मतलब बहुत सारी किताबें या बहुत सारे ग्रंथ इस टाइम में लिखे गए। These include the Brahmans, the Upanishads and the epic Ramayana and Mahabharata, कि ब्राह्मण्स, द उपनिषद लिखे गए, और जो 2 ग्रंथ थे रामायण और महाभारत वो लिखे गए। These books collectively contribute the Vedic literature, और ये जो किताबें हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, मतलब इकट्ठा करती हैं वैदिक लिटरेचर को, वैदिक साहित्य को। ये देखिए बेटा, ये ऐसे ऋग्वेद हैं, मतलब ये किताबें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हिंदी में लिखे हुए हैं और ये संस्कृत भाषा में है ये, ठीक है। द वैदिक एज इज डिवाइडेड इनटू 2 phases फ्रॉम 1500 BCE टू 1000 BCE, और द अर्ली वैदिक एज एंड द लेटर वैदिक एज विच लास्टेड फ्रॉम 100 BCE टू 600 BCE, सॉरी 1000, कि वैदिक एज 2 भागों में डिवाइडेड है। एक तो 1500 BCE से 1000 BCE तक, जिसको अर्ली वैदिक एज बोलते हैं, और जो लेटर वैदिक एज है वो 1000 BCE से 600 BCE तक है। द अर्ली वैदिक एज इज ऑल्सो नोन एज द ऋग वैदिक एज, कि जो अर्ली वैदिक एज है वो ऋग वैदिक एज के नाम से भी जानी जाती है। This is because most of our information for this period come from the Rig Veda, which is the oldest Vedic text, कि जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो इनमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है। इसीलिए जो सबसे पहली एज आई वैदिक एज में, जो सबसे पहली एज आई है उसको ऋग वैदिक एज भी कहते हैं, और इस टाइम की जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है वो सभी हमें ऋग्वेदिक एज से, ऋग्वेद से ही मिली है। तो और ये सबसे पुराना ग्रंथ है। द ऋग वेदा इज कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स विच हैज कंपोज्ड इन ऑनर ऑफ हिंदू गॉडेस एंड गॉड एंड गॉडेस, कि ऋग्वेद कलेक्शन है प्रार्थनाओं का जो कंपोज की गई है किसके सम्मान में? हिंदू भगवान और देवी और देवताओं की, ठीक है। द टेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 10 बुक्स और मंडल्स which collectively contains 1028 hymns, कि ये जो बुक है ये ऑर्गेनाइज्ड की गई है 10 बुक्स में, ठीक है। ये जो ऋग्वेद है वो 10 बुक्स के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया है, जिनको मंडल्स कहते हैं, और इसके अंदर 1028 छंद हैं, ठीक है। These hymns are to be recited at certifical rituals, और ये जो छंद लिखे गए हैं, ये जो पैराग्राफ लिखे गए हैं, पैराग्राफ मतलब बेटा दोहे होते हैं ना, जो आप हिंदी में दोहे पढ़ते हो, तो उसी टाइम में उसी तरीके के ये छंद लिखे गए थे, और ये किसमें? मान्यताओं के आधार पे हैं ये, ठीक है। अब है लाइफ ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज, कि अर्ली वैदिक एज में लोगों का जीवन कैसा था। सो स्टूडेंट्स, वी रीड अबाउट द लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक एज in next class. I hope you understand the topics of this chapter very well. Read the topics
again, and we read the remaining topics in next class. Thank you. Have a nice day. Good morning, student. Welcome to our math classes. This is Saroj from MLP International School, Rajpura. Student, today for class 6, we have completed chapter 7. Now, today we will do the listening skill of chapter 1st, 2nd. So, let us start. सो स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट. अब ये चैप्टर 2 का है द लिटिल फ्रेंड्स में से जो आपका लिसनिंग स्किल्स हैं उनका ये पैराग्राफ दिया हुआ है. देखिए, रीड आउट द फॉलोइंग पैराग्राफ इन द क्लास एंड आस्क द स्टूडेंट टू आंसर द क्वेश्चन सेट इन द लिसनिंग स्किल्स. जो आपकी चैप्टर 7 में लास्ट में दिए हैं ये उसके अकॉर्डिंग है. तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आपको ये खुद से करना है. दिस इज द लिसनिंग स्किल्स. आप किस तरह से समझते हैं. वंस अ किंग वॉज गिफ्टेड विद अ ब्यूटिफुल पर्ल. एक जो है पर्ल जो है ये जो है गिफ्ट किया गया था राजा को. देयर वॉज 2 टिनी होल्स ऑन 2 साइड्स ऑफ पर्ल. और उस पर्ल के जो है दोनों तरफ जो है होल था. द किंग वॉज वेरी हैप्पी एंड वॉन्टेड टू वेयर इट एंड एज पेंडेंट इन द गोल्डन चेन अराउंड हिज नेक. और राजा चाहता था कि इस पेंडेंट को जो एक पेंडेंट बना करके अपने गले में जो है चेन के अंदर इसको पेंडल बना के पहने और गले में डाले. द रॉयल ज्वेलर वॉज समन एंड ऑर्डर टू मेक द चेन फॉर हिम. अब जो है रॉयल ज्वेलर था जो उसको बुलाया गया और उसको ऑर्डर दिया गया कि एक चेन बनाए और उसमें ये जो है पेंडेंट को पर्ल को डालकर एक पेंडेंट बनाए. द ज्वेलर्स थॉट इट वॉज अ वेरी इजी टास्क एंड प्रॉमिस टू मेक द चेन विद इन 2 days. और ज्वेलर ने सोचा कि उस जो है ज्वेलर ने सोचा कि ये बहुत ही आसान काम है और उसने प्रॉमिस कर दिया राजा को कि वो 2 दिन में चेन बना करके दे देगा. However, when he tried to insert the golden chain through the holes, और जब उसने गोल्डन चेन को होल के थ्रू डालने की कोशिश की, it stuck inside and would not come out. और वो बीच में ही फंस गया और आर पार चेन नहीं निकली. His old servant, उसका जो पुराना जो सर्वेंट था, was watching everything. वो सब कुछ देख रहा था ज्वेलर को ये सब करते हुए. He took the pearl and looked at it mentally for some time. और उसने जो है थोड़ी देर में प्रति मिनट यानी कि कुछ देर के बाद उसको बार बार देखने की कोशिश की. Then he said that the pearl was twisted in the middle and hence it was difficult to push the chain from one side and pull out from the other side. तब उसने कहा पुराने नौकर ने कि इसके बीच में जो है ये मुड़ा हुआ है और इसी वजह से जो है चेन आर पार नहीं जा रही है. सो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया. अब देखिए वो जो पैराग्राफ जो आप यहाँ लिखा हुआ है, और टीचर विल रीड द स्मॉल पैराग्राफ इन द क्लास. जो मैंने अभी आपको पैराग्राफ समझाया है वो पैराग्राफ उससे रिलेटेड है, वो मैंने आपको समझा दिया है केयरफुली. अब ये क्वेश्चन आंसर्स देखिए. अब ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको उसी पैराग्राफ में से देख करके ये आपको आंसर्स करने हैं. तो मैं आपको समझा रही हूँ एंड दिस इज द एज जैसा कि आपको बताया गया है कि लिसनिंग स्किल्स है तो आपको इसका खुद ब खुद करना है. एंड जस्ट ट्राई टू इट. What did the king want to do with the pearl? राजा जो है उस पर्ल के साथ क्या करना चाहता था. He just wanted to make a pendle and just keep it in the golden chain in his neck, around his neck. वो जो है गोल्डन चेन में उस पेंडल को डाल करके पैर को डालकर गले में पहनना चाहता था. Who did he order to make the chain? और उसने किसको ऑर्डर किया चेन बनाने के लिए. रॉयल ज्वेलर. ठीक है, समझ में आ गया ना. मैं आपको रॉयल ज्वेलर था जिसको उसने कहा कि ही गेव द चेन टू ही ऑर्डर टू मेक द चेन टू द रॉयल ज्वेलर आएगा इसका आंसर. अब नंबर 3 देखिए. व्हाट प्रॉब्लम डिड द ज्वेलर फेस व्हाइल पुटिंग द गोल्डन थ्रेड. अब जो गोल्डन थ्रेड जो वो डाल रहा था उस पर्ल में तो उसको क्या प्रॉब्लम फेस हुई. बिकॉज इट जस्ट स्टक इन बिटवीन एंड द चेन डिडंट कम आउटसाइड फ्रॉम द अदर होल. और जो है चेन जो है बीच में स्टक हो गई थी और दूसरे चेन होल से वो नहीं निकली. तो ये इसका आंसर है. नंबर 4 देखिए. व्हाट रीजन डिड द ओल्ड सर्वेंट गेव फॉर द प्रॉब्लम. और वो प्रॉब्लम का क्या सर्वेंट ने क्या कहा. उसने कहा कि जो है मिडल में जो है स्टक हो रहा है तो इट वॉज एक माउदार चीज़ है जो उसकी वजह से वो नहीं निकल पा रही है. अब यहाँ पे देखिए समन का मतलब होता है बुलावा का, बुलाना भेजना. और मिनटली का होता है इसका जो है मिनट प्रति मिनट
अगेन एंड अगेन। तो अब जो है बच्चों, आपको मैंने इसका मीनिंग आपको बता दिया है, और अब आपको इसका सिनोनिम्स आपको लिखना है। तो आपको ये खुद करना है, जस्ट टेक इट द हेल्प फ्रॉम योर डिक्शनरी। तो सो स्टूडेंट, लेट अस सी द सेकंड वन। नाउ स्टूडेंट, अब जो मैंने आपको ये ऊपर जो है एक पैराग्राफ दिया था, वो आपको जो है लिसनिंग स्किल का वर्क था, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, और आपको ये करना है। अब देखिए राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल का देखिए, राइट इन अबाउट 10 sentences हाउ इवन द टिनी क्रिएचर कैन बी हेल्पफुल इन वेरियस वेज। यानी कि जो छोटे से छोटा क्रिएचर है वो किस तरह से काम में आ सकता है। तो ये देखिए, तो इसमें आप दो चीज़ें बता सकते हो। एक तो आप इसमें दे सकते हो 10 लाइन्स में 5 लाइन्स आप स्नेल के बारे में लिख दीजिए। जैसे स्नेल ने एग्जाम्पल दीजिए कि किस तरह से हाउ द स्नेल बीइंग अ स्मॉल क्रिएचर हेल्प द एलिफेंट, एंड ही हाउ ही जस्ट डू हिज बेस्ट टू ब्रिंग द एलिफेंट्स हर्ड ओवर देयर, और उनको जो है किस तरह से उन्होंने मैसेज उसको दिया स्नेल ने। अब दूसरी चीज़ और देखिए कि जो है टिनी, अब दूसरा देखिए, अपने ये स्टोरी पढ़ी होगी द रैट एंड द लॉयन, कि किस तरह से जो है लॉयन जब सो रहा होता है, when he was sleeping, the rat came and he disturbed him, and he just want to kill the rat. The rat requests to the lion that don't kill me, maybe I can help you in some trouble. So lion, at that time lion didn't take the thing seriously, he just laughed on him and just let him go. तो जो है lion ने क्या किया, उसको जाने दिया। But after some time, when the rat saw that lion is stuck in some that someone has caught him, and in the case, then he just tried him to just cut the ropes in which he was tied, and then he just let the lion free from that cave. So this way जो है, इस तरह से एक जो है रैट ने जो है लॉयन को जो है फ्री किया और उसकी हेल्प की। तो इस तरह से जो है आप इसको छोटे छोटे कोई भी दो एग्जांपल्स दे करके आपको सिर्फ 10 लाइंस लिखनी है। सो स्टूडेंट, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, दैट इज द योर ओन स्किल। सो नाउ अब आपको करना क्या है, ये जो है वीडियो जो मैंने आपको अभी बना करके बताया है, समझाया है, आप इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय। Hello student, in today's GK class of class 6th, I will teach you chapter number 5. In previous video, I discussed with you chapter number 4. So let's start chapter number 5. Student, our 5th chapter is the correct one. Here some true false are given. You have to find out the true or false. Means आपका जो statement given है वो true है या false है. First you have to read the lines properly. And then understand, then tick true or false. Okay, now first one is, out of 150 species of shark, most are harmless. स्पाइसीज का मतलब होता है प्रजाति, और शार्क की फिश की प्रजाति में आती हैं। तो ये बता रहा है कि जो 150 प्रजाति हैं स्पीसीज की, उसमें से जो मोस्टली क्या होती है, हार्मलेस, मीन्स कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। मीन्स जो फिश जो एनिमल है वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, ठीक है। और जो फिश, ज़्यादातर लोग हैं वो फिश को ईट भी करते हैं। ओके, तो इसका आंसर है ट्रू। ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट वन इज, कार्निवोरस बर्ड्स हैव शार्प हुक बीक। कार्निवोरस होते हैं जो अदर एनिमल्स को ईट करते हैं, मीन्स जो मांसाहारी होते हैं। ऐसे जो पक्षी होते हैं उनकी जो बीक्स का मतलब क्या होता है, चोंच, वो बहुत ही नुकीली और तेज होती हैं। इससे क्या होता है, जो फ्लैशी उनकी जो होती हैं उनको वो इजीली फाड़ सकते हैं और वो उनको ईट कर सकते हैं, जो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसको, ठीक है। तो आंसर इज ट्रू, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ नेक्स्ट वन इज, द फ्लाइंग फिश
and the climbing perch can live on land. जो उड़ने वाली मछली है और चढ़ने वाली पर्च है वो धरती पर रह सकती हैं। ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, ट्रू, क्योंकि जब छोटे बच्चे भी जब पोयम सिंग करते हैं, बाहर निकालो तो मछली को, वो मर जाती है ना, मछली जल की रानी है, तो इस तरह से इसमें कहा है कि जो उड़ने वाली जो फिश होती हैं वो धरती पर भी रह सकती है, मीन्स वो पानी, जरूरी नहीं है कि वो पानी में जिंदा रह सकती हैं। तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट वन इज व्हेन ए पांडा इज बोर्न इट इज स्मॉलर देन ए माउस। जब एक पांडा बोर्न मीन्स पैदा होता है तो वो एक माउस से भी छोटा होता है, बाद में वो ग्रोथ बहुत जल्दी करता है, इसलिए उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन बर्थ के टाइम उसका साइज कितना होता है, एक माउस, माउस का मतलब होता है चूहा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज हनी बीज कैन लिफ्ट 300 टाइम्स देयर ओन वेट। जो हनी बी क्या होती है, जो मधुमक्खियां शहद बनाती हैं, वो अपने वेट का 300 टाइम्स वेट उठा सकती हैं। तो आंसर इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑल कैनरीज सिंग ब्यूटीफुली। कैनरीज होती हैं, एक स्पैरो की तरह होता है ये पक्षी, तो इसको सिंगिंग स्पैरो या फिर कैनरीज भी बोल सकते हैं, वो बहुत सुंदर गाती हैं। तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट वन इज ऑल जेब्रा हैव आइडेंटिकल स्ट्रिप। जितने भी जो जेब्राज होते हैं उनकी जो स्ट्रिप्स मीन्स उसके जो शरीर पे जो धारियां बनी होती है वो सेम होती हैं। दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, जरूरी नहीं है कि सबके शरीर पे सेम धारियां बनी हो, स्ट्रिप बनी हो। नेक्स्ट वन इज ए बुल गेट्स एंग्री ऑन सीइंग द रेड कलर। समटाइम्स मैनी पीपल से कि जो बुल का मतलब होता है बैल होता है, वो रेड कलर को देख के, और अगर किसी बंदे ने रेड कलर के क्लोथ्स वियर किए हुए हैं तो वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ भागता है और उसको ज़्यादा गुस्सा आता है, तो ऐसा बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फेक स्टेटमेंट है, दैट इज फॉल्स। ए बुल गेट्स एंग्री ऑन सीइंग द रेड कलर्स। ऐसा कुछ नहीं है कि बैल जो रेड कलर है उसको देख के एंग्री हो जाता है। ओके, ये तो स्टेटमेंट लोगों की फॉल्स है। नेक्स्ट वन इज बियर्स ओमनिवर्सिज इन नेचर। स्टूडेंट, herbivores, carnivores and omnivores, these are the 3 category of animals. ओके, तो इसमें जो herbivores होते हैं वो ओनली प्लांट्स को ईट करते हैं, कार्निवोर्स होते हैं वो अदर्स जो प्लांट वो होते हैं अदर्स एनिमल्स उनको ईट करते हैं, और जो ओमनिवर्सिस होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं, मीन्स वो प्लांट्स भी ईट करते हैं और एनिमल्स को भी ईट करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि बियर्स आर ओमनिवर्सिस इन नेचर, तो दैट इज ट्रू, मीन्स बियर प्लांट्स भी ईट करता है और अदर एनिमल्स को भी। नेक्स्ट वन इज ए व्हेल ब्रीथ थ्रू इट्स गिल्स। ब्रीथ का मतलब क्या होता है, सांस लेना, और गिल्स का मतलब गलफड़े। तो जो व्हेल एक फिश की कैटेगरी में होता है और ये बहुत ही लार्जेस्ट साइज होता है इसका, और इसका जो वेट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही डेंजरस भी होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो ये होती हैं व्हेल, ये अपने गिल्स के थ्रू जो ब्रीथ करती है, बट ये क्या है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, दैट आर द पिक्चर्स, दैट इज व्हेल, ये फ्लाइंग फिश है, एंड दैट इज जो कैनरीज था, कैनरी स्पैरो जो बहुत अच्छा सिंगिंग करती हैं, दैट इज बियर। ओके, तो दैट आर सम पिक्चर्स गिवन बिलो इन योर चैप्टर्स, यू हैव टू सी दैट। और इसमें ये बोला गया है कि आप जो स्टूडेंट ये नीचे दिया हुआ होता है, डिड यू नो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, आपको ये भी रीड करनी चाहिए। सेकंड लार्जेस्ट लैंड एनिमल कौन सा है, व्हाइट राइनो इज नॉट ए वाइट एट ऑल, मीन्स वो सारा ही सफेद नहीं होता, इट इज आइदर डार्क येलो ग्रे डिपेंडिंग ऑन द शेड ऑफ मड इट प्लेस, मीन्स जहाँ जिस एनवायरमेंट में ये रहता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि ये किस कलर में होगा। ओके, तो स्टूडेंट आपको ये स्टेटमेंट्स रीड करके इनको सेलेक्ट करके ट्रू है कि फॉल्स है अपने
बुक में टिक लगाने और लर्न करना। ओके, Students, this is for class 6th. Students, as you all know, in previous video we have done first question which is on the page number 197 related to notice writing. Now today I will tell you the next question which is in your book only on page number 197. Now let's start. Yesterday we have done first question based on the lost as you see here, and second question. Now let's start with the second question. And second question is, you are August Singh. You are August Singh, the head boy of Doon School, Dehradun. दून स्कूल है देहरादून में, आप उसके हेड बॉय हैं. The school is organizing a day trip to Jim Corbett for class 6 and above students. Write a notice with all the details to inform about the trip. अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में कि आपको इसमें क्या करना है कि एक आप ऑगस्ट सिंह है आपका नाम, इसमें गिवन है नेम ऑगस्ट सिंह, आप हेड बॉय हैं स्कूल के और स्कूल का नेम क्या है दून स्कूल देहरादून में है जो. अब इसके अकॉर्डिंग आप कैसे लिखेंगे, देखिए आप सबसे पहले लिखेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आप बॉक्स बनाएंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी. उसके बाद आप यहाँ पे सेंटर में लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में दून स्कूल देहरादून. उसके बाद यहाँ लिखेंगे नोटिस. उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डेट. यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, बीच में हेडिंग लिखेंगे ऑर्गेनाइजिंग ट्रिप. ऑर्गेनाइजिंग ट्रिप. उसके बाद आप अपनी डिटेल्स लिखेंगे कंटेंट के अंदर कि दिस इज टू इन्फॉर्म to all the students from class 6th to 12th. Class 6th to 12th जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है आप इसके रिगार्डिंग आप स्टार्टिंग ऐसे करेंगे और इसके अंदर आप अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे कि कौन सी जगह पे जा रहे हैं. जिम कॉर्बेट पार्क जा रहे हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. और कब जाएंगे, डेट, वेन्यू मीन्स प्लेस, डेट, वेन्यू और टाइमिंग कि आप सबको स्कूल में कितने बजे रिपोर्ट करना है. और लास्ट में आप अपना नेम लिखकर और नीचे लिख देंगे, आप अपना नाम लिखेंगे, इसमें नेम गिवन है तो आप यहाँ पे ऑगस्ट सिंह ही लिखेंगे, ऑगस्ट सिंह हेड बॉय. ओके स्टूडेंट्स, और इस बॉक्स को करेंगे क्लोज. तो आप इस तरीके से आप अपना नोटिस लिखेंगे. मैंने स्टार्टिंग बताई है आपको, स्टार्टिंग इस तरीके से करेंगे, हेडिंग ऐसे लिखेंगे ऑर्गेनाइजिंग ट्रिप और स्टार्टिंग ऐसे ही करेंगे. और इसके अंदर जो रिमेनिंग कंटेंट है जिसमें आपको लिखना है कि किस डेट को जाएंगे. वेन्यू मीन्स प्लेस, कौन सी जगह पे जाएंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एज यू ऑल नो. और टाइमिंग आप लिखेंगे कि स्कूल में रिपोर्ट उस दिन कितने बजे करना है. और जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो अंडरसाइंड, यानी कि अंडरसाइंड कौन है, ऑगस्ट सिंह है जो हेड बॉय है, इसको रिपोर्ट करेंगे. सो ये क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है स्टूडेंट्स. अब आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है अपनी नोटबुक में. मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया इस तरीके से. नाउ आई विल टेल यू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑन पेज नंबर 97 ओनली. Now let's start with the third question. Now students, I will give you the fourth question as your homework for doing. Now I will explain you in fourth question what you have to write it down.
We have different kinds of notice. As you see, we have done for dance workshop, say no to plastics, and the first question is based on lost watch, as you all know. Second question is based on your trip, and now third I will left थर्ड छोड़कर मैं फोर्थ स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ी डिफरेंट कैटेगरी का है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ वन. एंड फोर्थ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर यू आर अंकित जायसवाल. आप अंकित जायसवाल हैं, ग्राउंड इंचार्ज. जो ग्राउंड इंचार्ज होते हैं वो हैं आप. यू फाउंड अ पार्कर पेन टुडे. आपको पार्कर पेन मिला है वाइल यू वर इन द स्कूल प्लेग्राउंड. जब आप स्कूल के प्लेग्राउंड में थे तो आपको एक पार्कर पेन मिला है. राइट अ नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अबाउट इट. अब आपको इसमें क्या करना है, आपको फाउंड का नोटिस लिखना है जैसे आपने लॉस्ट का लिखा था. नाउ आई विल टेल यू हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन दिस नोटिस इन योर नोटबुक. स्टार्टिंग आई विल टेल यू. स्टूडेंट्स, इसमें आपको स्कूल का नेम गिवन नहीं है तो आप अपने ही स्कूल का नाम लिखेंगे. MLP इंटरनेशनल स्कूल. MLP इंटरनेशनल स्कूल. नीचे लिखेंगे नोटिस इन कैपिटल लेटर्स और यहाँ पे लिखेंगे आप डेट और बीच में आप हेडिंग लिखेंगे और हेडिंग में क्या लिखेंगे, फाउंड. ओके. और इसके स्टार्टिंग आप कैसे करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स. दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स that I found a Parker pen in the playground. आप टीचर्स को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एंड करके यहाँ पे टीचर्स भी लिख सकते हैं. ओके. दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दैट आई फाउंड अ पार्कर पेन इन द प्लेग्राउंड while I am in the playground in the morning. If someone lost his or her pen, kindly report to undersigned. और अंडरसाइंड में क्या आ जाएगा, इसमें आपको नेम गिवन है तो यहाँ पे आ जाएगा अंकित जायसवाल ग्राउंड इंचार्ज. डेजिग्नेशन क्या आ जाएगी, ग्राउंड इंचार्ज. तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको देखिए क्या करना था, इसमें ऐसे ही आपको सेम टू सेम, बस कुछ मेंशन नहीं करना, सिर्फ आपको ये इन्फॉर्म करना है कि आपको पार्कर पेन मिला है और वो पार्कर पेन आप किसी का गुम हुआ है तो वो आकर अंडरसाइंड को रिपोर्ट करे. और अंडरसाइंड कौन है, अंकित जायसवाल, जो हमारा ग्राउंड इंचार्ज है. तो इसमें बहुत इजी वर्डिंग्स यूज़ किए हैं, इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है. आई एम रिपीटेड अगेन. This is to inform to all the students and teachers that I found a Parker pen in the playground in the morning. If someone lost his or her pen, kindly report to undersigned. Okay students, now we have completed with the notice topic. Thank you everyone.